Good afternoon. Today we have another new topic of management of organizational stress, and this is the last topic of our fifth unit, that is moderating organizational stress. First of all, let us see what is the moderation. मॉडरेशन या मॉडरेटर है क्या? मॉडरेटर वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो दो वेरिएबल्स यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, या उसको हम ओबी के टर्म में प्रेडिक्टर एंड और आउटकम या क्राइटेरियन कहते हैं, इनके बीच रिलेशनशिप जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इस मॉडल में आप देखें तो जो है ये एक्स प्रेडिक्टर है और वाई जो है आउटकम वेरिएबल है। इनके बीच ये जो रिलेशनशिप है वो ए है, और एक तीसरा वेरिएबल है जेड जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये है मॉडरेटर। मीडिएटर क्या होता है कि थोड़ा सा इससे भिन्न होता है। मीडिएटर वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप होता है, यानी मॉडरेटर दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है, वो उसको घटा बढ़ा सकता है। लेकिन मीडिएटर वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। अगर उनको हटा दिया जाए, उनको आउट कंट्रोल कर दिया जाए, तो ये रिलेशनशिप गायब हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडरेटर और मीडिएटर दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेस के संदर्भ में देखें तो स्ट्रेसर्स एक होता है और दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेसर्स मतलब वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जिनकी वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और स्ट्रेन उनसे जो व्यक्ति का, इंडिविजुअल का जो फीलिंग है, परसेप्शन है, तो ये जो उसका परसेप्शन है और जो ये इसके इन्वायरमेंटल कारक है या जो भी कारक है जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन्हीं की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले तो मॉडरेटर स्ट्रेस मॉडल में वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेसर और उसके जो परिणाम है उनके रिलेशनशिप को या तो इंटेंसिफाई करते हैं या वीक करते हैं, यानी कि या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मॉडरेटर वेरिएबल्स में रिसोर्स है, स्किल है, बिहेवियर है, ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिलेटिवली रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अगर रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स यहाँ पर इंडिविजुअल रिलेटेड भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड रिसोर्स भी हो सकता है। स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पर स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्यक्ति के पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है वो उसके इम्पैक्ट को निर्धारित करता है। अगर आप स्ट्रेस के कंडीशन में हैं और आपके पास पर्याप्त रिसोर्स है तो परसेप्शन ऑफ और फीलिंग ऑफ स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं हैं रिसोर्स की। जैसे आफोल की एक परिभाषा है कि रिसोर्स इज ऑब्जेक्ट, कंडीशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एनर्जीज that are either themselves valued for survival directly or indirectly, or that serve as a mean of achieving these ends. इस तरह से with respect to organizational stress, resources refers to the condition within the work situation and to individual characteristics that can be used to attain the goal. तो स्ट्रेस वो कोई भी वस्तु, व्यक्ति या उसकी विशेषता या ऑब्जेक्ट, कंडीशन कुछ भी हो सकता है जो स्ट्रेस के प्रभाव को यहाँ पर कम करता हो, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है,
तो अगर स्ट्रेस के जो थ्योरीज को हम देखें, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को देखें, तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो मॉडरेटर का रूप में रहते हैं, जैसे वो स्ट्रेस के इम्पैक्ट को बफर कर सकते हैं। ज्यादातर जो स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है उसको बफर करते हैं या मॉडरेट करते हैं। जैसे स्ट्रेसर और स्ट्रेन का क्या इम्पैक्ट है, स्ट्रेसर का इम्पैक्ट क्या स्ट्रेन पर पड़ता है, इसको ये मॉडरेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में ज्यादातर जो है सोशल सपोर्ट, कंट्रोल एंड वर्क, इन दो वेरिएबल्स का ज्यादा अध्ययन किया गया है। और उसी तरह से बहुत से इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं, जैसे कोपिंग स्टाइल है, लोकस ऑफ कंट्रोल है, और सेल्फ एफिकेसी है, कॉम्पिटेंसी है। उसी तरह से टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है, जो हार्डीनेस पर्सनालिटी है, और सेंस ऑफ कोहेरेंस है। ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में कंट्रोलर वर्क एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सब सारी चीजें हैं। परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, तो सबसे पहले देखें कंट्रोल ऑफ वर्क। कंट्रोल एट वर्क क्या है? कंट्रोल at work refers to the individual opportunities to influence one's activity in relation to the higher order. इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटी, व्यक्ति को जो है ये एक सुविधा होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने एक्टिविटीज को किस प्रकार से परिमार्जित कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको जो है डायरेक्ट कर सकता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी गोल की प्राप्ति के लिए। जॉनसन, वॉल, वाटिन, मार्टिन एंड डेविड्स के अनुसार जो है इन लोगों ने कंट्रोल को जो है टाइमिंग और मेथड्स टू डू द वर्क, इनके आधार पर डिफरेंशिएट किया। जैसे एक कंट्रोल टाइमिंग की होती है, जैसे कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो कंट्रोल आप में हो। आपको काम करने का जो टाइमिंग है वो आपके हाथ। दूसरा है मेथड टू डू द वर्क, ये दूसरे तरह का कंट्रोल है। मतलब आपका टाइमिंग पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन काम किस तरह से करना है, किस विधि से करना है, किस मेथड से करना है, किस प्रक्रिया से करना है, उसका नियंत्रण व्यक्ति के हाथ में होता है। तो ये जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस की फीलिंग, स्ट्रेस का परसेप्शन कम होता है। ठीक है। तो कंट्रोल का डे टू डे लाइफ में आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप अ, कोई व्हीकल चला रहा हो और अगर आप बैठे हुए हो, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं हो, तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किधर गाड़ी घूमेगी, किस स्पीड से जा रही है, क्या कंडीशन। ठीक है। तो कंट्रोल अगर आपके पास है, जैसे आपको कहीं जाना है, आपके पास पर्सनल व्हीकल है, तो कम स्ट्रेस होगा। लेकिन आपको कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज करना है, ट्रेन से यूज करना है, एयरपोर्ट पे आपको जाना है, तो वहाँ आप तनाव में ज्यादा होते हैं। उसके पीछे यही होता है कारण, कि जब आप कंट्रोल आपका जिस चीजों पर होता है, तो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत से अध्ययन में ये देखा गया है कि जो हाई कंट्रोल है, ये जो स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को बफर करता है, यानी कि जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है आपके हेल्थ और वेलबींग पर, उसको कम करता है। ठीक है। तो ज्यादातर जो स्टडीज है वो कराशेक का जो मॉडल मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था, जॉब डिमांड जॉब कंट्रोल मॉडल, उसी के अनुसार जो है ये स्टडीज होती हैं कंट्रोल एट वर्क को लेके। और खास तौर से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अगर आउटकम को देखें, तो ये इस कराशेक के मॉडल को, इसके जंक्शन को कंफर्म करती हैं। जहाँ कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा होती है, कंट्रोल अधिक होता है, वहाँ कंट्रोल उन लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कम देखने को मिलती है। तो अगर व्यक्ति में हाई जॉब स्ट्रेन होता है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर लोग कार्डियोवास्कुलर इलनेस से सफर करते हैं। ठीक है। लेकिन कंट्रोल होने के स्ट्रेन होने के साथ साथ अगर कंट्रोल ज्यादा होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है कम हो जाता है। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल है वो है सोशल सपोर्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है मॉडरेटर के रूप में। सोशल सपोर्ट जो है आपके हेल्थ और वेलबींग को प्रोटेक्ट करने में
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सपोर्ट को कहा जाता है कि रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय अदर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है इमोशनल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट जैसे टेंजिबल सपोर्ट, ये सब चीजें आती हैं। इमोशनल सपोर्ट जैसे आपको कहीं से इमोशनली सपोर्ट मिल रहा हो, कहीं से जो है घर परिवार से, या तो ऑर्गेनाइजेशन का टर्म में है तो एम्प्लॉय बॉस से, या फिर अपने कलीग से, ठीक है। उसी तरह इंफॉर्मेशनल सपोर्ट होता है, तमाम तरह की जो सूचनाएं आपको मिलती हैं। और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट में जैसे टेंजिबल सपोर्ट है, जैसे किसी तरह से कोई काम आपका पिछड़ गया तो कोई आपका काम कर दे रहा हो, आपकी कोई डेडलाइन को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा हो, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल कोई इस तरह की क्राइसिस हो तो उसमें कोई सपोर्ट कर रहा हो, तो ये सब चीजें टेंजिबल में आती हैं, ठीक है। तो सोशल सपोर्ट का जो वर्क पर जो इम्पैक्ट देखा गया है स्ट्रेस पे, वो दोनों तरह का है। वो डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इंटरेक्शन इफेक्ट भी है। जब सपोर्ट ज्यादा होता है तो परसेप्शन अपने आप स्ट्रेस का कम हो जाता है, और कई बार इंटरेक्शन इफेक्ट भी है, दूसरे वेरिएबल्स के साथ भी मिलकर स्ट्रेस के इम्पैक्ट को ये कम करता है, या स्ट्रेस का जो फीलिंग है वो कम होती है। तो बहुत तरह की स्टडीज हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि अगर सोशल सपोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर स्ट्रेन कम फील होगा, उसका जो नेगेटिव आउटकम है वो कम होगा। ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में इसी सपोर्ट को परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कहा जाता है। और परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इज द डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव that their organization value their contribution and care about their well-being and fulfillment socio-emotional need। तो ये परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है, ठीक है। सोशल सपोर्ट एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसी का ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज के टर्म में जो है स्पेशल जो स्टडीज होती हैं परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को लेते हैं। ये इम्प्लॉय का एक तरह से बिलीफ हो रहा है, उसका परसेप्शन है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन उसके वेलबींग की केयर करता है, उसकी सोशियो इमोशनल नीड को फुलफिल करने में मदद करता है। तो नाम्स ऑफ रेसिप्रोसिटी है एक जो है, या उसको सोशल एक्सचेंज थ्योरी के रूप में आप देख सकते हैं। मतलब सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मतलब अगर आप कुछ किसी को देते हैं तो उसके बदले में आपका कुछ मिलता है। उसी तरह से नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी वही कहती है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में इन रिटर्न आपको मिलता है। तो जब एम्प्लॉय को ये लगता है कि संगठन मेरे कंट्रीब्यूशन को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है, और वो उसको वैल्यू देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के लिए काम करता है, तो उसके बदले इन रिटर्न वो बेहतर काम करता है, ठीक है। तो एक फीलिंग इस तरह से होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है तो कल को अगर कोई मुझे प्रॉब्लम होगी, कोई जरूरत होगी, तो वो मेरे लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो परसीव ऑर्गेनाइजेशनल अगर सपोर्ट होता है, इस कंडीशन में भी जो एम्प्लॉय का जो स्ट्रेस का परसेप्शन वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस उसको कम फील होता है। कोपिंग स्टाइल या कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस के उसमें भी पढ़ा हुआ है, हेल्थ के सेंस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कोपिंग स्टाइल बेसिकली क्या है कि फेवरेट कोपिंग स्टाइल आपकी अगर है तो वो जो है हेल्थ और वेलबींग को बूस्ट कर सकती है, ठीक है। लजारस और फोकमैन ने जो डिफाइन किया है कोपिंग को एज ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट टू मैनेज स्पेसिफिक एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड दैट आर appraised as taxing or exceeding the resource of person। तो ये इंडिविजुअल की कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स होते हैं कि किसी भी कोई भी जो है इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड उत्पन्न होता है उसको वो कैसे जो है मैनेज करता है, ठीक। और आपको पता है कि लजारस एंड फोकमैन ने प्रॉब्लम फोकस कोपिंग और इमोशन फोकस कोपिंग में डिफरेंस किया हुआ है।
ठीक है, बहुत तरह की कोपिंग्स और भी होती हैं, प्रोएक्टिव कोपिंग है, रिएक्टिव कोपिंग है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग इस जो ज्यादातर जो चीजें इसमें आती हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ठीक है, इसमें डायरेक्टली जो है स्ट्रेसेस को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जिसका एस्पेक्ट है एनवायरमेंट। ठीक है, और अपने व्यवहार। जो इमोशन फोकस कोपिंग है वो अपने कॉग्निशन या इमोशन को डायरेक्टली मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस है। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग को ये देखा गया है कि वो मेंटल हेल्थ और वेलबींग के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। अगर प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है व्यक्ति के तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। जबकि इमोशनल फोकस कोपिंग चाहे अवॉइडेंस कोपिंग है, ये सब तरह की कोपिंग है, तो इसका जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस के साथ और वेलबींग के साथ वो पुअर है, यानी कि स्ट्रेस का परसेप्शन इसमें बढ़ जाता है। अब जो इसी तरह से जो तीसरा महत्वपूर्ण वेरिएबल है वो लोकस ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल एट वर्क से ही ये दूसरा है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल खासतौर से ये रोटरले इसको इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में देखा है कि कैसे आप जो है अपने आसपास के चीजों के ऑपरेशन को देखते हैं, हाउ यू परसीव दैट वेदर यू कैन कंट्रोल योर लाइफ और समवन एल्स इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। ठीक है, तो जो मेजर एक्सपीरियंसेस जैसे हैं तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे आप खुद कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग या दूसरी कोई फोर्स है जैसे लक है, वो आपके जो है लोकस मतलब आपके जीवन को नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो वैसे ही है लोकस ऑफ कंट्रोल अगर आपका इंटरनल है तो वहां पर स्ट्रेस जो है कम होता है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज्यादातर जो स्टडीज हैं वो यही बताती हैं कि जो है जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोग हैं उनका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसी तरह के जो रिजल्ट है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट की जो बात है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में भी पाए। इसी से जुड़ा एक वर्क लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, खासतौर से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्क लोकस ऑफ कंट्रोल को कहते हैं कि इट्स इम्प्लाई refers to how employee believe that they can control their work event. ठीक है? External belief that external forces such as faith and luck determine, and internal belief that they have more control over their work environment. तो ये भी एक पर्सनालिटी फैक्टर है वर्क लोकस ऑफ कंट्रोल, और ये एक तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का ही एक जो है वर्क के सेटिंग में कंसेप्ट है वर्क लोकस ऑफ कंट्रोल। अब नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिकेसी और कॉम्पिटेंसी। सेल्फ स्टीम और सेल्फ इफिकेसी भी जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ और वेलबींग पर ही ज्यादा पड़ता है। ठीक है, या परफॉर्मेंस पर आपको पड़ता है। जो मॉडरेटर इफेक्ट सेल्फ स्टीम का है वो रिलेटिवली वीक है जो स्टडीज आ रही हैं। ठीक है, और लेकिन जो सेल्फ इफिकेसी का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्फ इफिकेसी मैंने आपको बताया ही था कि इट्स इंडिविजुअल परसेप्शन दैट ही और सी कैन प्रोड्यूस अ डिजायर आउटकम। तो सेल्फ इफिकेसी अगर हाई है, यानी कि आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस का परसेप्शन कम हो जाएगा। और उसी तरह से सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान की जो भावना है वो भी अगर ज्यादा रहती है, पॉजिटिव होती है, तो वहां पर स्ट्रेस कम हो जाता है। इवन कॉम्पिटेंसी इटसेल्फ रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं फील होगा। ज्यादातर कंडीशंस में आपको वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है वो कॉम्पिटेंसी से भी रिलेटेड होता है। जैसे कि आप ऐसे जगह प्लेस कर दिए गए हैं जहाँ पर आप काम नहीं सही से कर पा रहे हैं। ठीक है, या वो आपके क्षमता के बियॉन्ड है, तो वहां पर जो है ये जो है स्ट्रेस और कॉम्पिटेंसी का जो
मैटर करेगा डिस्ट्रेस के परसेप्शन के लिए। पार्कर और स्प्रिंग ने पार्कर स्प्रिंग ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसको कहा प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। ये भी सेल्फ इफिकेसी के ही इक्विवेलेंट है, या उसी तरह का क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और ये देखा गया कि जो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है वो भी स्ट्रेसर और स्ट्रेन के जो रिलेशनशिप को जो है कमजोर करता है, ठीक है। और खास तौर से तब जब जॉब कंट्रोल हाई हो, ठीक है। तो और भी बहुत से वर्क हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से सेल्फ एफिकेसी और कॉम्पिटेंसी और सेल्फ स्टीम जो है आपके स्ट्रेस के परसेप्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि मैनेज करता है। अब इसमें कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं। अभी तक हम लोग ज्यादातर जो बात कर रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे सेल्फ एफिकेसी है, तो सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग तो उसके ट्रेनिंग से आएगी। तो उसी तरह से उस कैसे व्यक्ति को डील किया जा रहा है उसके अनुसार उसके अंदर ये जो एफिशिएंसी की फीलिंग है, चाहे सेल्फ सफिशिएंस की फीलिंग है या कॉम्पिटेंसी की फीलिंग है, ये सब आती है। लेकिन इसके अलावा कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को के फीलिंग को या स्ट्रेस के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें से सबसे पहला हम बात करेंगे टाइप ए बिहेवियर पैटर्न। टाइप ए बिहेवियर पैटर्न आपको पता है कि टाइप ए जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर मोर कॉम्पिटिटिव, होस्टाइल, इम्पैक्ट, इम्पेशेंस एंड हार्ड ड्राइविंग। तो जैसे इसका नेचर ही है कि ऐसे लोग जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के होते हैं उनमें स्ट्रेस का परसेप्शन बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सी रिसर्चेज जो सपोर्ट करती हैं कि जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है उनका स्ट्रेन पर जो इम्पैक्ट है वो हाई है, ठीक है। जैसे खासतौर से जो हॉस्टिलिटी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से रिएक्टिविटी से जुड़ा है। अगर हॉस्टिलिटी व्यक्ति में अधिक है तो उसके अंदर रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह से जो है टाइप बी होता है, टाइप सी होता है, तो टाइप बी जस्ट इसके रिवर्स होता है। अगर टाइप बी व्यक्ति में है तो वो कूल, काम, कॉन्फिडेंट होता है, उसमें परसेप्शन स्ट्रेस का रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। मॉडरेटर इफेक्ट हालांकि इसके कम है लेकिन फिर डायरेक्ट इफेक्ट जाता है, ठीक है। डायरेक्टली ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट को इम्पैक्ट आता है, ठीक है। लेकिन जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है वो स्ट्रेसर और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को जो है एक तरह से इन्हांस कर सकता है कि ज्यादा अगर स्ट्रेसर है तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है तो व्यक्ति का। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का यह एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं हम लोग हार्डीनेस, ठीक है। हार्डीनेस भी ये देखा गया है कि स्ट्रेसर और स्ट्रेन के रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, इसके एक मॉडरेटर है। हार्डीनेस के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो हार्डीनेस पर्सनालिटी एक तरह से इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे लोगों में स्ट्रेस का परसेप्शन कम हो जाता है, ठीक है। हार्डी पर्सनालिटी, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ठीक है, ये तीन चीजें इसके अंतर्गत। तो कंट्रोल अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि परसेप्शन कम होगा, ठीक है। और कमिटमेंट होता है कि अपने वर्क के प्रति, काम के प्रति। तो इस तरह के जो एविडेंसेस हैं वो बता रहे हैं कि जो हार्डीनेस इंडिविजुअल का जो हेल्थ पर मेन इम्पैक्ट है वो अच्छा है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मॉडरेटर इफेक्ट कुछ स्टडीज में पाया गया है, कुछ में नहीं पाया गया। लेकिन हार्डीनेस आपके इस हेल्थ को जरूर प्रभावित करता है, आपके फीलिंग, आप परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। क्योंकि हार्डी पर्सनालिटी खासतौर से स्ट्रेस के ही टर्म में बनाई ही, मतलब एक तरह से उसी का टर्म में इसको ज्यादा स्टडी की गई है, ठीक है। तो हार्डीनेस, कंट्रोल, कमिटमेंट और चैलेंज, ट्रिपल सी के नाम से इसको आप जान सकते हैं। ये तीन इसके डायमेंशंस हैं, ट्रिपल सी, ठीक है। कंट्रोल, कमिटमेंट एंड चैलेंज, ये तीनों चीजें हार्डीनेस को या पर्सनालिटी, हार्डी पर्सनालिटी का निर्धारण करते हैं। इसमें अब जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें पर्सनल फैक्टर में ये आज के टॉपिक के अनुसार ये लास्ट है, सेंस ऑफ कोहेरेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हार्डीनेस से ही जुड़ा हुआ है। और इसको कहा जाता है कि जो इसका सेंट्रल एस्पेक्ट है वो है परसिव्ड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी
मैनेजेबिलिटी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंदर कॉम्प्रहेंसिबिलिटी होती है। ठीक है, वो चीजों को बहुत ही डिटेल में देखता है। ठीक है, ज्यादातर आप किसी भी सूचना को, किसी भी चीज को बहुत जब शैलो लेवल पर देखते हैं या बहुत वन साइड देखते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन आप जब उसको डिटेल में देखते हैं तो आपको लगता है कि चलो, इसका जो प्रॉब्लम आप देख रहे थे उसका सोल्यूशन तो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही बच्चों के दिमाग में सवाल आ जाता है, इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है कि आप लेक्चर पूरा सुन लीजिए। हो सकता है कि जिन सवालों को आपके मन में आ रहा है उसका उत्तर उसमें ऑलरेडी मिल जाए। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्रहेंसिबिलिटी। उसी तरह से मैनेजेबिलिटी होती है, इनमें हर चीज को मैनेज करने की जो है टेंडेंसी, और मीनिंगफुलनेस। ठीक है, जो भी काम करते हैं उसके मीनिंग, जब आप मीनिंगलेस काम करते हैं तो स्ट्रेस ज्यादा फील करते हैं। जैसे आपने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन उसका आउटकम अच्छा रहा, ठीक है, वो मीनिंगफुल टास्क था, तो आप स्ट्रेस का परसेप्शन कम फील होता है। लेकिन कोई यूजलेस चीज होती है, ठीक है, या फिर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, आउटकम नहीं आता है, तो वहां पर स्ट्रेस ज्यादा फील होता है। तो ये जो है सेंस ऑफ कोहेरेंस जिसको कहा गया है, ठीक है, ये भी एक तरह से स्ट्रेस रिलेटेड जो वर्क हैं उनमें मॉडरेटर की भूमिका में है। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज हैं ये बता रही हैं कि जो सेंस ऑफ कोहेरेंस है वो जो स्ट्रेसर्स के जो इम्पैक्ट हैं स्ट्रेन पर या जॉब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ये रिड्यूस करने में प्रभावी है। हालांकि अभी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज इस संदर्भ में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज जो होती हैं जो पैरेलल चलती रहती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं कि जैसे एक ही व्यक्ति को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंतराल में एग्जामिन किया जाता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में ऐसा नहीं है। किसी भी एज ग्रुप को जैसे एक ही साथ आप कई एज ग्रुप को एक साथ जो है एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और दोनों के अपने अपने जो है मेरिट्स हैं। तो ज्यादातर जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं वो इसको सेंस ऑफ कोहेरेंस और परसेप्शन ऑफ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस को, के रिलेशनशिप को प्रूफ करती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज इसमें चल रही हैं जो बताएंगे कि वास्तव में इसका इम्पैक्ट किस प्रकार का है, या कैसे ये जो है सेंस ऑफ कोहेरेंस आपके फीलिंग या परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस को, यानी कि स्ट्रेसर्स और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये फ्यूचर की बात है। तो ये तमाम तरह के फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और पर्सनल लेवल पर हैं, जो कि स्ट्रेस के मॉडरेटर के रूप में जो है होते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के स्ट्रेस के मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जो है प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग का मतलब ज्यादातर वैसे कंडीशन या वैसी चीजें जिनको स्ट्रेस उत्पन्न होने से रोके। ठीक है, और मिटिगेटिंग का मतलब है कि वो चीजें जो कि एक तरह से उसके जो रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सके, ठीक है, उसका इम्पैक्ट को कम कर सके। और उसी तरह से मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी उपस्थिति की वजह से जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर सिमिलर कंडीशन हो, सिमिलर टाइप का स्ट्रेस हो, मतलब स्ट्रेसर्स हो, तो जहाँ पर सोशल सपोर्ट है और नहीं है, तो दोनों की कंडीशन में जो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेस है, वो डिफरेंट हो जाता है, वो अलग होगा। जहाँ सोशल सपोर्ट होगा वहाँ फीलिंग स्ट्रेस की कम होगी, जहाँ सोशल सपोर्ट नहीं होगा वहाँ स्ट्रेस की फीलिंग ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको जो है लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की, और खास तौर से इन्हीं 2 वेरिएबल्स को लेकर, मतलब सपोर्ट और कंट्रोल को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नामों से अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि लोकस ऑफ कंट्रोल, वर्क लोकस ऑफ कंट्रोल, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जो व्यक्ति के परसेप्शन पे निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी पर्सनल वेरिएबल्स में तमाम बात की, ज्यादातर पर्सनालिटी के, लेकिन परसेप्शन भी तो आपका महत्वपूर्ण होता है, एटीट्यूड भी महत्वपूर्ण होता है, हाउ यू आर परसीविंग द थिंग्स। ठीक है, हाउ आपका इंटेलिजेंस भी इसमें रोल प्ले कर सकता है, हाउ मच यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। तो जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो होते हैं, माना जाता है कि उनका जो स्ट्रेस का परसेप्शन होता है वो कम होता है, स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है उस पर उसको वो मैनेज करता है।
So this is all about in fifth unit of managing stress at organizational level. तो ये जो तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था मॉडरेटर से रिलेटेड। तो मेरी तरफ से इतना ही। अब आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक वर्ड आप बताए थे कि जैसे कोई क्लास स्टार्ट होता है तो उसमें किसी टॉपिक पर आते ही क्वेश्चन आने लगते हैं, तो बाद में क्लास चलते चलते क्लियर हो जाता है जो भी डाउट होते हैं। तो हाँ, उसके लिए सर एक वर्ड आप बताए थे, एक बार प्लीज आप बता देते। हम जो बात कर रहे थे इसमें कॉम्प्रहेंसिबिलिटी के लिए, हाँ ये जो सर। है सेंस ऑफ कोहेरेंस में कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मतलब उसके डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट डायमेंशंस के आधार पर देखना, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। मतलब बहुत डिटेल में किसी चीज को देखना या जानना है, ठीक है। तो जैसे अब किसी चीज के भी अगर आप एक एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि अरे इसमें कमी है, ठीक है, या ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो जब आप पूरी पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाती है। जैसे जिसको कहते हैं ना कि सस्पेंस टाइप का इसमें क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्यों आपको फील होगा? जब आप उसके जो है किसी पार्ट से अवेयर हो, फुल पूरी पिक्चर आपके पास नहीं हो, तब आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी पिक्चर से अवेयर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे दिमाग में जो प्रश्न आते हैं, क्वेरीज आती हैं, वो इसलिए है कि जैसे टॉपिक मैंने उस दिन जैसे शुरू किया, ठीक है, कि जो है हिप्नोसिस, तो आपके दिमाग में था कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे क्यों होता है कि नहीं होता है। ये इसलिए था कि अभी आपको पूरा बताया नहीं गया। जब मैंने कंप्रेहेंसिवली उस पर एक क्लियर लेक्चर दिया तो आपका जो परसेप्शन है वो भिन्न हो जाता है। तो प्रश्न जो है आपके दिमाग में तभी उठते हैं क्योंकि आपके पास उस चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब वो इंफॉर्मेशन डिटेल होती है तब वो प्रश्न अपने आप, ज्यादातर प्रश्नों का समाधान उसमें हो जाता है। इसी को मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, ठीक है। यस सर। चलिए, बाकी सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास बंद करते हैं। ये यूनिट भी पूरा हो गया है और थोड़ा बहुत बचा है, उसको जो बीच का तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।